अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमल नावेल बाय निमरा अहमद। फरिश्ता मुझको कहने से मेरी तहकीर होती है। फरिश्ता मुझको कहने से मेरी तहकीर होती है। मैं मस्जिद मलाइक हूँ, मुझे इंसान रहने दो। जुल्फ़िकार यूसुफ के घर का लॉन्च आज ज़्यादा ही पुरौनक लग रहा था। ज़ुमर्रात उनके पास ठहरने को आई थी। निद्रत खुशी खुशी स्टोर से साफ तौलिया और लिहाफ वगैरह निकाल रही थी। हनीन अलबत्ता कदरे मजमहल सी सुमर के सामने वाले सोफे पे पैर ऊपर करके बैठी थी। सुमर ने बहुत दफ़ा सोची नजरों से उसे देखा, मगर फिर खामोश रही। हनीन का चेहरा स्कूल से आते साथ ही ऐसा था, जिस बात को इतने दिनों से नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रही थी, वो आज ज़्यादा भयानक तरीके से सामने आ गई थी। उसकी इस बदतमीज, मगरूर और नालायक क्लास फेलो सबरीना जावेद की वालिदा यास्मीन जावेद, जो स्कूल की वाइस प्रिंसिपल भी थी, उन्होंने उसे आज अपने ऑफिस में बुलाया था। आपने 9th में बोर्ड टॉप किया था हनीन, क्योंकि आपके नोट्स बहुत अच्छे होते हैं। जी मैम। उसने मोहतात नजरों से उनका चेहरा देखा। वो कुर्सी पे बहुत तमकुनत और राब से बैठी उसे देख रही थी। और सबरीना काफ़ी दिन से आपसे नोट्स मांग रही है। न नोट्स आपने दिए, न ही उसकी प्रैक्टिकल नोटबुक बना कर दी। मैम, उन नोट्स में लेक्चर के दौरान लेती हूँ। अंग्रेज़ी के खत मजमून वगैरह में जिन किताबों से तैयार करती हूँ, वो मेरे भाई और पप्पू की पुरानी किताबें हैं। वो मैं कैसे किसी को दे सकती हूँ, और मैं उसको क्यों नोटबुक बना कर दूँ? आपको पता है, 9th का बोर्ड टॉप तब मैटर करेगा जब आप 10वीं में भी टॉप करें। मिलाकर रिजल्ट आएगा ना। सो आप सबरीना की मदद किया करें। अगर नहीं करेंगे तो इस बात को जहन में रखिएगा कि वाइस प्रिंसिपल चाहे तो आपका दाखिला भी न भेजे, चाहे तो ऐसे कमेंट्स लेकर स्कूल से खारिज कर दे कि अगले 3 साल तक कोई स्कूल एडमिशन देने का अहल न रहे। मंडे तक सबरीना की नोट बुक तैयार होनी चाहिए। आप जा सकती हैं। और बेबसी, गुस्सा, यहाँ तक कि डर हर जज्बे में घिरी वापस आई, और तब से ऐसी ही थी। अम्मी, मेरे ब्राउन जूते नहीं मिल रहे, लंडे वाले। सेम को पप्पू की मौजूदगी में ताज़ा ताज़ा खरीदे जूतों को दिखाने की जल्दी थी, इसलिए काफ़ी देर से आवाज़ें लगा रहा था। हनी चौंकी, फिर उठकर अंदर गई जहाँ वो अलमारी खोले खड़ा था, और उसे जोर की चुटकी काटी। कितनी दफ़ा अम्मी ने बताया, लुंडा नहीं कहते, एल शॉप कहते हैं। अच्छा? और फिर से हलक फाड़ कर चिल्लाया, अम्मी अम्मी, मेरे एल शॉप वाले जूते नहीं मिल रहे जो लुंडे से लिए थे। उफ! वो करा कर बाहर निकल आई। सिमर बमुश्किल मुस्कुराहट रोक कर बैठी थी। हनीन फीका सा मुस्कुराई। बाहर हवा है, ऊपर टेरिस पे बैठते हैं। सुमर उठ खड़ी हुई। सेम जूते ढूंढकर फौरन बाहर आया और आंखें फैलाए ताज्जुब से उसे देखा। पुप्पू, इस वक्त बाहर नहीं जाइएगा। हमारे लॉन का दरख्त टेरिस तक जाता है, उस पे जिन होते हैं। सुमर ने गहरी सांस ली। जिन्नात जिनके बारे में सुनाने को हर शख्स के पास एक कहानी जरूर होती है। और पता है पुप्पू, मेरे दोस्त के घर के करीब एक कब्रिस्तान है जहाँ सिम पुरजोश सा सुनाने लगा। इस उम्र में दाखिल हो गया था जब बच्चे स्कूल से आकर मेरे टीचर और मेरा दोस्त के कॉलेज सारा वक्त सुनाते हैं। सिमर ने नरमी से उसके माथे से बाल हटाए। मैं तुम्हें उससे बेहतर कहानी सुनाती हूँ, मगर पहले ऊपर चलो। सैम की परेशानी नजरअंदाज करके ऊपर आ गई। हनीन भी बुझी बुझी सी उनके साथ थी। ऊपर वाला पोर्शन किसी दूसरी फैमिली ने किराए पे ले रखा था। अलबत्ता टेरिस की तरफ बैरूनी लोहे का जीना जाता था, और वहाँ ये लोग भी बैठ जाया करते थे कभी कभार। बागीचे का दरख्त टेरिस के एक हिस्से पे घना साया करता था। वो दरख्त से दूर बस में बिछी कुर्सियों पे जा बैठे। तो उसामा यूसुफ खान जिन्नात से डरता है? सेम को बाजू की हल्के में लेकर अपने साथ बिठाए कुन अखियों से सामने बैठी हनीन को देखते हुए बोली। सेम ने तजव्वुज से इस बात में सिर हिलाया। वो डरावने होते हैं ना, और ये तो तुम्हें पता है कि इंसान फरिश्ते और जिन्नों से ज़्यादा अशरफ है, यानी कि ज़्यादा नोबल है। मुझे पता है, उसे दीनियात में पढ़ रखा था, अशरफुल मखलूक़ात। तो इंसान ज़्यादा नोबल इसलिए होते क्योंकि हम वो भी कर सकते जो जिन नहीं कर सकते। जिन गायब हो सकते हैं पप्पू, हाँ, और हमें छुपने के लिए गायब होने की ज़रूरत नहीं। आराम से परेशानी और अंदर का खौफ दूसरों से छुपाकर खुद को नॉर्मल जाहिर कर लेते हैं। सुमन ने कुन आँखों से देखा। हनी चौंकी थी, मगर वो अड़ भी सकते हैं। सेम को जिनों की तहकीर पसंद नहीं आ रही थी, और हमें ऊपर जाने के लिए पैरों की जरूरत नहीं। हमारा किरदार हमें बुलंद करता है। हम ज्यादा मजबूत है क्योंकि हम अपनी फैमिली का मुश्किल और परेशानी में हाथ थामते हैं। मगर सेम जरा के जरा दरख्त को देखकर खामोश हो गया। वो समझ नहीं पा रहा था, मगर सुमर उसे समझा भी नहीं रही थी। मैं तुम्हारे दोस्त से ज्यादा अच्छी जिन्नों की कहानी सुनाती हूँ तुम्हें, वो सैम को मुखातिब करके उसके बाल सहलाती कह रही थी। हनीन भी जरा आगे होकर गौर से सुनने लगी।
सदियों से जिन आसमानों का सफ़र करते, फरिश्तों की बातें सुना करते थे। फिर एक दिन अचानक उन्होंने आसमानों को टटोला तो उसे सख्त पाया। वो कान लगाने गए तो उन पे शौले बरसने लगे। वो उस वक्त नहीं जानते थे कि उनके रब ने इंसान के साथ नेकी का इरादा किया है या बुराई का। तो उस ज़मीन में फैल गई ताकि खबर ले कि क्या गैर मामूली वाक़या पेश आ रहा है जो आसमान पे इतने पहरे लग गए हैं। कहते उसने आसमान को देखा, वो तारीख था, चांद के बगैर सिर्फ तारों से ढका, पुरस्कार खामोश और गहरा। फैलते फैलते उनमें से कुछ वादी नखला पे जा पहुंचे। वहाँ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को फजर की नमाज पढ़ा रहे थे तो कुरान उतर रहा था। नमाज का कुरान जब उन्होंने सुना तो उनके दिल बदल गए। वो फौरन अपनी कौम यानी खानदानों की तरफ पलटे और उनको बताया कि हमने एक अजीब कुरान सुना है जो रहनुमाई देता है। तो सेम यूसुफ, तुम्हारे दोस्त का दोस्त जो भी कहे, मुझे तो कुरान में जिन्नात का जिक्र बहुत प्यार से बयान किया मिला है, मुझे तो बहुत नौबल लगी। उन्होंने सच्चाई जान ली तो उसे छुपाया नहीं, अपने लोगों में वापस जाकर उन तक हक पहुंचाया। ये तो इंसानों की अच्छाई है ना, सच के लिए स्टैंड लेना। कि अब भी तुम जिन्नों से डरते हो? सैम जो बिल्कुल मशहूर होकर सुन रहा था इस्तफसार पे चौंका, जरा से शानी गिराई। नहीं तो जिन्हों से न डरा करो सैम, एटम बम न उन्होंने बनाए थे न बरसाए थे, इंसान ज्यादा खतरनाक होता है। हनीन एक्टिक मबूज से सुन रही थी। सुमर अब सैम को नीचे से कुछ लाने के लिए भेज रही थी। जब वो चला गया तो उसने सुमर को अपनी तरफ रुख करते देखा। अब वो वक्त आ गया कि तुम डरना छोड़ दो ही ना। इंसान का इंसान बनने के लिए बहादुर बनना होता है। नरमी से मुस्कुरा कर का तारीख रात, घना दरख्त, टेरिस की तनाई, हनीन के अंदेशे, खौफ, सब उसकी आंखों की नरमी में ज़ायल होता गया। सुमर नहीं पूछेगी, ये तो तय था। वो सिर्फ सवाल का एतमाद देकर फैसला दूसरे पे छोड़ देगी। हनीन उठी और सैम की जगह पे उसके करीब आ बैठी। अब सिर झुकाकर उंगलियां मरोड़ते हुए बात का आगाज करना चाहा, मगर अल्फाज हलक में फंस गए। सुमर ने गौर से उसका झुका चेहरा देखा। मैं एक बहुत पुरएतिमाद लड़की को जानती हूँ जो हर बात का तुरंत जवाब देकर सबको हंसा देती है। आज क्या वो घर पे नहीं है? मैं जब से आई मुझे नजर नहीं आई। हनीन हल्का सा हंसी, सिर उठाया, हंसी सिमटी, आंखों में सिराब उभरा। अलीशा कहती मेरी अमेरिकन दोस्त के मसलों के दो हल होते हैं, या खुद में हल हिम्मत तलाश करो या ज्यादा हिम्मत वाले को। और मेरी क्लास फेलो सबरीना, पहला कदम मुश्किल होता है, फिर अगले कदम तो खुद ब खुद उठने लग जाते हैं जैसे बरसों की आदत हो। सारी बात सुनकर सुमन ने संजीदगी से कहा, पहली बात तुम्हें स्कूल में ब्यूली किया जा रहा है, बल्कि हैरेसमेंट और जुर्म है। हीना, कभी कभी जिंदगी में जुल्म के ऊपर खामोश नहीं रहना, ओके? हनीन ने फौरन इस बात में गर्दन हिलाई। दूसरी बात, ये मसला तो मैं 2 दिन में हल कर सकती हूँ। मेरे पास एक ऐसा प्लान है जिसके बाद वो टीचर दोबारा तुम्हें धमकाने की जुरात नहीं कर सकेंगी। वाकई? हनीन की आंखों में हैरत, खुशी, गर्ज, हर मुस्बत जज्बा चमकने लगा। हाँ, तुम देखती जाओ मैं क्या करती हूँ। हनीन का चेहरा गोया दमकने लगा। अल्फाज दुनिया बनाते हैं, अल्फाज दुनिया बखेरते हैं। सिर्फ अल्फाज ने ही उसे इतना मुतमईन कर दिया था। वो पुरसुकून से होकर बैठ गई, फिर जल्दी से सीधी हुई। ओह, अम्मी ने ट्राइफल बनाकर रखा था फ्रिज में, आई नीचे चलते वरना मोटा आलू सब खा जाएगा। सिमर हल्का सा हंसी, मगर वो नीचे नहीं गई। उसने हिना के जाने का इंतजार किया, साथ ही चेहरे का पुरसुकून तासुर गायब हुआ। उसकी जगह मुस्तरफ सोचने ले ली। उसने मोबाइल निकाला, फोन बुक ऊपर नीचे की, एक नंबर पे रुकी। उसने चौथी घंटे पे उठा लिया था। फारिस, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? वो जिम से आ रहा था, सांस अभी तक फुला हुआ था। नहीं मैम, बताइए। मेरी एक फ्रेंड का केस है, मुकाबले की स्कूल की वाइस प्रिंसिपल है। तारीख रात में सरगोशी में आवाज़ में कह रही थी और वो खातून हाथ नहीं आ रही, तो उनको डील करने का कोई प्लान है आपके पास? सुमन ने गहरी सांस ली। नीचे से हनीन और उसामा के फिर किसी बात पे लड़ने की आवाज़ आ रही थी। उस समाज के हद से दूर थी। नहीं, लेकिन अगर मैं इस फ्रेंड को अभी कह देती तो कभी दोबारा अपना मसला लेकर मेरे पास नहीं आएगी। सच बताऊं तो मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है। ओके, अब उन खातून का कोई नंबर पता वगैरह दे दें, उनकी बैकग्राउंड फाइल तैयार करके आपको भिजवा दूंगा। कुछ तो मिल जाएगा उनके खिलाफ इस्तेमाल करने को। थैंक यू सो मच फारिस, बस ये हमारे दरमियान रही। ठीक, और कोई मसला? वो जरा रुका, मगर सिमर ने दोबारा से शुक्रिया करके फ़ोन रख दिया। अब वो बेहतर महसूस कर रही थी। बेचारे पुराने स्टूडेंट्स कितनी इज्जत करते हैं। काश मैडम यास्मीन भी इज्जत करवाना जानती होती। सीढ़ियाँ उतरते हुए सोच रही थी। कभी कभी आरज़ू के सहरा में आके रुकते हैं काफिले से,
सुबह हनीन हस्बे आदत भागम भाग स्कूल के लिए तैयार हुई थी। सिमर और सेम बिल्कुल तैयार उसके इंतजार में दरवाजे पे खड़े थे। इधर वो आई, उधर घंटी बजी। सिमर ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। एक नौजवान बाहर खड़ा था, सूट में मलबूस, सन ग्लासेस लगाए, हाथ में एक लंबा सा डब्बा। हनीन यूसुफ उस सवालिया नजरों से उसे देखती एक तरफ हुई। कारदार साहब ने भिजवाया है। वो उनका कोई मुलाजिम था। पैकेट हवाले करके मुआदर से पलट गया। बाहर उसकी गाड़ी खड़ी थी। हनीन कदरे हैरान, कदरे उलझी हुई डब्बा लेकर अंदर आई। गोलमेज पे उसे रखा। सब इर्द गिर्द इकट्ठे हुए। उसने जरा तसज्जुब से ढक्कन उठाया और फिर वो सांस लेना भूल गई। नया निकर लैपटॉप, आईपैड, आईफोन, आईपॉड, हर जदीद आला अलग अलग डिब्बे में था और उनके ऊपर एक नोट, मैं किसी का एहसान नहीं भूलता, औरंगजेब। सिमर ने नोट पढ़ा। निद्रत ने आहिस्ता से उसे बताया कि वो कौन है। फारिस का वो कजिन हाशम जिसका सादी अक्सर जिक्र करता है। ओके। और हनीन की तासरा देखने लगी, जो अब शौक से निकलकर खुशी खुशी सब खोलने लगी। निद्रत अलबत्ता चुप हो गई। इतने महंगे महंगे तोहफे या हमें नहीं रखने चाहिए? सुमन सेम को लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। वो उनकी इतनी ज़्यादा सी गुफ्तगू में मखल नहीं होनी चाहती थी। निकलते उसने हनीन की आवाज़ सुनी। अम्मी यार, क्या है? मैंने उनका लैपटॉप ठीक किया, वो शुक्रिया करना चाह रहे हैं। ऐसे कैसे वापस? वो बाहर आ गई। जब हीना कार में आकर फ्रंट सीट पे बैठी तो अपनी अम्मी का मोबाइल कान से लगाए बात कर रही थी। सुमर को मालूम था कि किसकी कॉल होगी। उसकी आधी रात होगी ही ना। उसने मुस्कुरा कर कहते कार स्टार्ट की, मगर उस सुने बगैर पुरजोश सी तफसीलात बता रही थी। लैपटॉप सिल्वर कलर का और आईपॉड। मेरी बात सुने ही ना, तुम्हें ये सब वापस कर दो। नींद से उठ चुका था और अब मुकम्मल अलर्ट था। वो बोलते बोलते रुक गई। सुमन ने ट्राई करते एक नज़र उस पर डाली। ये सब मैं तुम्हें ले दूंगा, और अगर तुम्हें आपको वापस कर दो तो आपको क्या लगेगा भाई? उन्होंने कोई गरीब रिश्तेदार समझकर तरस खाकर नहीं दिया। मैंने उनका काम किया था, उन्होंने शुक्रिया अदा किया है। अगर मैं तोहफों की लालची होती तो जब वो कभी कभार पूछते हैं कि फला मुल्क जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए, तो हर दफ़ा एक एक इनकार न करती कि सॉरी अंकल, मैं बगैर वजह के तोहफा नहीं लेती। ओह अच्छा, वो वाकई समझ गया। ओके तुम रख लो, अब मुझे सोने दो। हनी ने फ़ोन रख दिया और खिड़की के बाहर देखने लगी। फिर कतरे उलझते हुए सिमर को देखा। अगर आपको कोई ऐसे तोहफा दे तो आप रख लेंगी? वो अपनी अमल की सफाई चाह रही थी। सिमर को जैसे कुछ याद आ गया। उसने गैर से पिछला खाना खोला और कुछ निकाल कर उसकी गोद में रखा। सिया मखमली डब्बी और एक तयशुदा कागज़। हनी ने सिर्फ सुन रह गई। कल सुबह किसी ने मुझे कुरियर किया था, पढ़ो। हनीन का चेहरा फक हुआ। उसने डरते डरते सिमर की शक्ल देखी। ऊपर सुकून ड्राइव कर रही थी। उसने धड़कते दिल से कागज़ उठाया। ज्वेलरी तक ठीक था। मामू से लव लेटर की तवक्का नहीं थी। कागज़ की नहीं खोली। पहले कहने की हिम्मत नहीं हुई क्लास में कभी, ये आप पे इससे ज़्यादा सूट करेगी जो आप पहनती हैं। इसे लव लेटर कहते हैं? इससे अच्छा लव लेटर तो लिंकन ब्रोस लिख लेता। मामू की लिखाई वो साफ पहचान गई। खौफ जाहिल हुआ। उलझन से सर उठाया। क्या आप नोज पिन रखेंगी? सुमन ने चौंक कर उससे देखा। तुमने तो अब इसे खोला ही नहीं। इसमें लिखा है कि आप पे सूट नहीं करता। नाक को उंगली से छुआ। अगर किसी का इतना सेंस है तो ये भी मालूम हुआ कि नोज पिन ज़्यादा अच्छी लगेगी। अब देखिए मेरा गेस ठीक निकलता है या नहीं। हैया कहते साथ डब्बी खोली। हीरे की लवंग सामने थी। हनी ने फातिहाना देखा कहकर शाने हिचकाए। क्या आपको मालूम है किसने भेजा है? जरा एहतियात से पूछा। इतने बेजिस पढ़ाए, सैकड़ों स्टूडेंट्स गुजरे, मगर बहुत कम लड़कियों को मेरे घर का पता मालूम है। उन्हीं में से कोई होगी। हनीन का हलक तक कड़वा हो गया। तो अब आप क्या करेंगी? उस कुरियर कंपनी पर जाकर वापसी का पता लेने की कोशिश करूंगी। आखिर उन्होंने भी कैसे डायमंड ज्वेलरी कुरियर होने दी। फिर उसको वापस करूंगी, क्योंकि मैं स्टूडेंट से तोहफे नहीं लेती, ये मेरे उसूलों के खिलाफ है। तो फिर मैं भी कारदार साहब को ये सब वापस कर देती हूँ। मेरे भी कुछ उसूल होने चाहिए। बात खत्म। हनी ने जरा खफगे से कागज डिब्बी में रखा। डिब्बी वापस रखी और बाहर देखने लगी। सुमन ने गहरी सांस ली। हनी और अपने दरमियान ताज़ा ताज़ा तकल्लुफ़ की खलीज में आने वाली कमी को एक उसूल के पीछे। उसूलों में तरमीम हो सकती है, अपनों के लिए सब हो सकता है। ओके, मैं इसे रख लेती हूँ। हनीन में सिर हिलाकर बाहर देखती रही। सुमन ने अचंभे से उसे देखा। तुम क्यों मुस्कुरा रही हो? उसने गड़बड़ा कर जबड़ा सीधा किया और गर्दन दाएं बाएं घुमाई। नहीं तो?
और मजीद रुख फेर लिया। स्कूल में वो दोनों एक सुतून के साथ खड़ी हुई थी, निगाहें गेट पे मरकूज थी। हमें सिर्फ उनका एड्रेस चाहिए या कोई दूसरी कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन। हो रही सबरीना, उसने अंदर आती लड़की की तरफ इशारा किया, फिर बेचैनी से सुमर को देखा। मगर आप उसका नंबर पता कैसे हासिल करेंगी? उसके लिए तो आपको रिकॉर्ड रूम में जाना होगा, स्कूल के डेटाबेस सिस्टम। कहाँ जा रही हैं आप? वो जिस सुतून की ओर से निकलकर जाने लगी थी, हनीन के हड़बड़ाने पर रुककर उसे देखा, हल्का सा मुस्कुराई। सबरीना से उसका पता लेने वो हक्का बुक्का खड़ी हनीन को छोड़कर जरा आगे आई। तब तक सबरीना बरामदे तक आ चुकी थी। हनीन फौरन घूम गई, समात वहीं लगी थी। सुमन सबरीना के पास से गुजरने लगी, फिर उसका चेहरा देखकर रुकी और खुशगवार हैरत से उसे पुकारा, अरे सबरीना, मैडम यास्मीन की बेटी हो ना आप? कैसी हो मैडम, कैसी हैं? सबरीना रुकी, जरा उलझा सा मुस्कुराई, जी मैं सबरीना, आप? डोंट टेल मी, तुमने मुझे नहीं पहचाना? बचपन में तुम कितनी हेल्दी थे, मगर अब ज्यादा प्यारी हो गई हो। अम्मी किधर हैं? अभी जॉब कर रही है? हाँ जी, अम्मी वाइस प्रिंसिपल। कितनी आउट ऑफ टच हो गई हो। मैं भी दुबई चली गई थी ना, अभी भतीजी के एडमिशन के लिए आई थी। ऐसा करो, मुझे अपना नंबर दे दो। कंधे पे टंगी पर्स से जल्दी जल्दी नोटबुक और कलम निकाल कर उसे थमाया। लैंडलाइन भी देना और एड्रेस भी दे दो, मैं मैडम से मिलने आऊंगी किसी दिन। सबरीना को सोचने का ज्यादा वक्त नहीं मिला, वो कागज पे उल्टा घसीटने लगी। जब वो दूर चली गई तो जुमल सतून तक वापस आई। कागज हनीन के सामने लहराते फातिहाना नजरों से उसे देखा। वाकई मुताहिर खड़ी थी। तुमने अभी मेरी ए वाली साइड देखी नहीं थी ना? वाकई जबरदस्त परफॉर्मेंस था। फिर वो हैरान परेशान असेंबली के लिए भागी, फिर ठहर कर मुड़ी। ए नाक पे उंगली रखी, आप ही वाकई इतनी सूट नहीं करती, और भाग गई। सुमन ने कार में वापस बैठते हुए लम्हे भर को आईने में अपना चेहरा देखा। सोने की बाली जैसी नत क्या वाकई इस पे सूट नहीं करती? उसको मायूसी हुई। वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। शाम की ठंडी हवा में दरख्तों के पत्ते सरसराते हुए मौसकी बिखेर रहे थे। सादी छोटे छोटे कदम उठाता उस खूबसूरत घर के सामने रुका। बंगले का छोटा सा गेट धकेल कर खोला और सब्जेजार पे आगे चलता आया। खुला सा लॉन, उस तरफ पोर्च, वहां से दीवार खमदार मुड़ती। वो मोड़ मोड़ कर दाखिली हिस्से की तरफ आया तो एकदम ठिठक कर रुका। हाशिम की बीवी शहरीन वहाँ खड़ी थी, शादी की तरफ पुश्त, दाखिली दरवाजे पे निगाह रखे वो झंझला रही मोबाइल पे बात कर रही थी। हाशिम को पहले मुझ पे शक है, और अब तो उसकी माँ भी इधर है। मैं रोज रोज तुमसे मिलने नहीं आ सकती, कजिन है तो कजिन बनकर रहो। बस चंद सेकेंड ही थे, शादी की समझ में नहीं आया कि मुड़े या आगे चलता जाए, और तभी शहरीन किसी एहसास के तहत पलटी। फर चलती जुबान रुकी, चेहरा फकवा, एकदम कान से लगा हाथ फोन समेत पहलू में गिरा दिया। अस्सलाम वालेकुम। वो सर झुकाकर सरसरी सलाम करता दरवाजे की तरफ बढ़ा। वालेकुम अस्सलाम, मैं बहन से बात कर रही थी, वो मुस्तरफ सी बोली। वो अनजाना बनकर सॉरी कहता रुका। शहरीन चुप हो गई। मिसेस जवाहिरात अंदर है? हाँ, जल्दी से आगे आई, दरवाजा खोला और हालांकि बल चिल्लाई, मैरी मैरी मैरी। नीचे दौड़ती आई। शहरीन ने इशारा किया, वो फौरन शादी को अंदर ले गई। शहरीन डोर स्टेप पे खड़ी अब बेचैन सी उसको जाते देख रही थी। सिया फम हाउस के पर निकलते दिखाई दी तो उसने उसे रोका। सुनो, ये लड़का कौन है? इस शादी है नौशेरवा का दोस्त। ओह, फारिस का भांजा। हाशिम जिक्र करता था। वो अंदर चली आई, जले पैर की बिल्ली की तरह इधर उधर चक्कर काटा। जवाहरात स्टडी में है? वो स्टडी में थी, लाउंज की बजाय, यानी इस लड़की को उसी ने बुलवाया था। ओह नो, अगर उसने कुछ बक दिया तो? वो फिक्रमंदी से स्टडी के दरवाजे तक आई। लकड़ी का साउंड प्रूफ दरवाज़ा बंद था। वो दोनों अंदर थे। अब फिर एक ख्याल जहन में लपका। वो घर से बाहर आई, इमारत के अतराफ से घूमकर स्टडी की खिड़की के साथ रुकी। लबों पर मुस्कुराहट आ ठहरी, अंदाजा दुरुस्त था। जवाहरात खिड़की खोलकर बैठने की आदी थी, और उस वक्त भी वो खिड़की के साथ बैठी थी। साथ ही उसके मुकाबिल कुर्सी पे था। दोनों के दरमियान मेज थी जिस पे ताज़ा फूलों का गुलदस्ता था। जवाहरात अंग्रेजी तर्ज के लिबास में मलबूस कहनी कुर्सी के हाथ पे टिकाए 2 उंगली से लॉकेट का हीरा छेड़ती मुस्कुराकर उसको सुन रही थी। शहरीन दीवार के साथ लगी करीब सरक गई, कान गुफ्तगू पे लगे थे, अपना नाम सुनने के खौफ में। हमारे डिपार्टमेंट्स अलग है, मैं उसका ज़्यादा ध्यान नहीं रख पाता, मगर पिछले दिनों कुछ दोस्तों से ये सब पता लगा तो मैंने सोचा
साथ ही शान उचका दी। मैं आ गई हूँ, सब संभाल लूंगी। जवाहरात ने मुस्कुराकर सर को खम दिया। मैं सिर्फ तुम्हारे मुंह से सब सुनना चाहती थी। क्या तुम्हें यकीन है कि उसने घर में भी ड्रग्स रखी होंगी? मुझे नहीं मालूम, शायद कमरे में हूँ। मैं यहाँ कम ही आता हूँ, मगर आप उसे प्यार से समझाइएगा। वो फिक्रमंद भी था। जवाहरात ने मुस्कुराकर सर झटका। कहते हैं खुदा ने आसमानों से 4 किताबें उतारी और फिर 5वां डंडा उतारा। जो उनसे नहीं मानता वो उससे मानेगा। फिर भी अच्छा, मैं शेरू से मिल लूं? वो इजाजत चाहता उठ खड़ा हुआ। जवाहरात ने उसी तमन्ना से इस बात में सर हिलाया। मुझे खुशी है कि तुम उसका ख्याल रखते हो। शेरीन कदर हैरान सी वहां से हटी। चेहरे पे उलझन थी। अल्फाज टूट टूट कर सुनाई दिए, मगर अपना जिक्र नहीं था। वो कुछ देर वहीं खड़ी सोचती रही, फिर अंदर वापस आ गई। अब शेरू के कमरे से आवाज़ें आ रही थी। दरवाज़ा आधा खुला था, करीब एक शौकेस दीवार से लगा था। वो वहीं खड़े होकर एक मैगजीन बज़ाहिर उलट पलट करने लगी। वो अंदर कौश पे बैठा था, बार बार घड़ी देखता। दोनों अभी यूनिवर्सिटी की बातें कर रहे थे। नौशेरवा घर के कपड़ों में हमेशा की तरह बेनियाज सा लग रहा था। क्या तुम मम्मी से मिले? अजलीला परवाही से कहते शेरों ने रूम फ्रिज से सॉफ्ट ड्रिंक के 2 कैन निकाले। एक उसकी तरफ उछाला और दूसरे में खुद दांत गाड़ दिए। सदी ने कैच करके साइड पे रख दिया। उसे जल्द वापस जाना था। हाँ, उन्होंने ही बुलाया है। पिछली दफ़ा उनके आने पे मैं मिलने नहीं आ सका तो उनका शिकवा बनता है, उससे साफ वही से बताया। मम्मी भी ना बड़ी पॉजिटिव हैं। शेरू ने गर्दन पीछे फेंक कर घुट भरा, फिर सीधा हुआ। लो ना। मैं चलता हूँ। सादी की नज़र कंप्यूटर स्क्रीन पे पड़ी। ओ शेरू, तुम और हनीन इस गेम का पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? हफ्ते बाद लगाइए, सारा दिन पढ़ पढ़ कर दिमाग खाली हो जाता है। सादी ने मुड़कर दरवाजे को देखा। यहाँ से आधा लॉन्च नजर आता था। शहरी नहीं दिखाई देती थी। ये तुम्हारी भाभी थे ना, ब्लॉन्ड बालों वाली? बाहर खड़ी शहरीन के एहसाब तन गई, भुएं भीज गई। लो, कोई ब्लॉन्ड नहीं है वो, बाल डाई करवाती है। हर तीसरे महीने यहाँ से 500 पाउंड का हेयर डो करवा कर जाती है। वो फिर से हंसा। किस तरह की है तुम्हारी भाभी? सरसरी सा पूछा। सुबह सुबह इतना मेकअप करके कमरे से निकलते, फिर सारा शहर घूमती है। भाई का पैसा बेताशा झोंकती, सोनिया का ख्याल भी नहीं रखती। भाई से अक्सर झगड़ा रहता है। तुम्हें कैसी लगी? गर्दन पीछे करके घूट भर के वो कह रहा था। अच्छी हैं। वो जाने के लिए आगे बढ़ गया। तब तक शेरीन अपने कमरे में गायब हो चुकी थी। दरवाज़ा बंद करके बिस्तर के किनारे आ बैठी। चेहरा एहसास हद तक से सिर्फ पड़ रहा था। आंखों में इस तरह परेशानी, गुस्सा सब था। वो बेचैनी से कमरे में चक्कर काटती रही। फिर काफ़ी देर बाद बाहर निकली तो घर में खूब शोर मचा था। मैंने तुम पे एतबार किया, मगर तुम इस काबिल नहीं थे। बिल्कुल अपने बाप पे गए। वही मिजाज, वही गुस्सा, वही आदतें। एक और फारिस कम था, तुम्हारे बाप की कॉपी। इसे गन्स का शौक है। तुम्हें इसका? शेरीन हैरान मगर मोहताज सी कदम कदम चलती शेरू के कमरे के दरवाजे तक आई। वो पूरा खुला था। अंदर शेरू शौक, शर्मिंदा, बोखलाया सा खड़ा था और बार बार माँ को रोक रहा था, जो बपरी शहरी की तरह एक एक दराज खोलकर चीजें बाहर फेंक रही थी। शहरी ने बाजू सीने पे लपेट लिए और जरा सुकून से देखने लगी। मम्मी प्लीज, मेरा दिल चाह रहा है अभी पुलिस को फोन करो और कहूँ कि इस ड्रग डीलर को आकर ले जाए मेरे घर से। ये मेरा घर है, सुना तुमने? ये मेरा घर है। वो चिल्लाती हुई वार्डरोब से कपड़े निकाल निकाल कर फर्श पे डाल रही थी। वो सफेद सुरमई बोटियों वाले पैकेट भी बाहर आ गिरे। शेरू ने सर झुका दिया। मेरे बगैर तुम क्या हो? मेरे बगैर तुम्हारा बाप क्या था? ये उसकी जायदाद, ये मेरी आता की वे, ये सब मेरा बाप छोड़कर मरा था। तुम्हारा बाप लेकर पैदा नहीं हुआ था। और तुम किसी दराज की पुष्प पे बाजू लंबा करके हाथ डाला और 2 पैकेट बाहर निकालकर जोर से शेरू के पैर पे फेंकी। तुम्हें आज मैं इस घर से निकाल दूँ तो कहाँ जाओगे? सड़कों पे सोओगे और वहीं भीख मांगोगे। और अगर तुम्हारे बाप को ये सब बता दिया तो तुम्हारा क्या हाल करेगा मालूम है? कमरा सारा बिखर चुका था। शेरू जज्बत सा खड़ा था। गुस्सा, पेशमानी, सब बेबसी, सब जज्बात मिल गए थे। मम्मी को एकदम कैसे? ए औकात है तुम्हारी? जवाहरात ने झुककर सफ़ेद पैकेट उठाया और जोर से शेरू को दे मारा। वो उसके सीने से लगकर पैरों में जा गिरा। ये फ्यूचर है तुम्हारा? वो झुकी, मैं इसे अपने मोबाइल उठाया, चेहरे के सामने लाई। कैमरे के क्लिक क्लिक पे नौशरवा ने हड़बड़ा कर सर उठाया और तस्वीरें उतार चुकी थी। मम्मी आप क्या? मम्मी मत कहना मुझे, शेरनी घुर्राई। अगले आधे घंटे में बगैर किसी मुलाजिम की मदद के तुम्हारे कमरे की एक एक चीज दुरुस्त जगह पे न गई
और सारे ड्रग्स तुमने आतिशदान में न झोंके तो मेरी तस्वीरें तुम्हारे बाप और भाई को ईमेल कर रही हूँ। आधा घंटा है तुम्हारे पास, सुना तुमने? वो हील वाली सैंडल से गिरी चीज़ों को ठोकर मारकर शोलाबार नजर से घूरती दरवाजे की तरफ बढ़ी। शेरिन फौरन पीछे हुए और नौशेरवां चकरा गया। क्या आधा घंटा? मैं इतनी जल्दी? जवाहरात एरियो पे वापस घूमी। अब तुम्हारे पास 20 मिनट है, एक लफ्ज मजीद मुंह से ना निकालो। अरे 10 मिनट में बदल जाएंगे। सख्ती से घूर कर वो बाहर निकली और ठास से दरवाज़ा बंद किया। नौशेरवां ने सर दोनों हाथों में ले लिया, फिर बेख्तियार चेहरा उठाकर घड़ी देखी। ओह नो! जल्दी से ज़मीन पर गिरी चीज़ें उठाने लगा। मगर मम्मी को शक कैसे हुआ इतनी अचानक? यूं बाहर आई इमसाल के गुलशन में सबा, यूं बाहर आई इमसाल के गुलशन में सबा, पूछती है गुजर इस बार करूँ या न करूँ। बड़े अब्बा के लिविंग रूम में खामोशी का वक्फा चंद लम्हे को आया था। निद्रत अपना मदुआ बयान करके कतरे बेबसी से बारी बारी सास ससुर को देखने लगे। बड़े अब्बा चुप से हो गए। पहले फरहाना बेगम की तरफ देखा जो अगले पल कतियत से नफी में सर हिला रही थी। ये नामुमकिन है, हमारी तरफ से इनकार समझो निद्रत। फरहाना, बड़े अब्बा ने तंबी अंदाज में उनको देखा, मगर कुछ मामलात में उनका जोर अपने शोहर पे बहुत चलता था और ये उन्हीं में से एक था। नहीं भाई, ये नहीं हो सकता। हम तुम्हारे भाई को नहीं जानते, ऐसे कैसे किसी को अपनी बेटी दे दें? वो अपनी नागवारी जब्त कर रही थी। मगर बड़े अब्बा उसको जानते हैं और आप वारिस से पूछ सकती हैं। वो भी तो तुम्हारा ही भाई है, तरफदारी ही करेगा। हम सोच कर बताएंगे निद्रत। वो जरा बुलंद आवाज़ में बोले तो फरहाना खामोश हुई। निद्रत फीका सा मुस्कुराई, कदरे बददिली से सास की बड़बड़ाहट देखी और अपना पर्स वगैरह समेटने लगी। वो मायूस थी और बड़े अम्मी तैश में। उनके जाने की देर थी कि बड़े अब्बा पे बरस पड़े। निद्रत की हिम्मत कैसे हुई अपने भाई का रिश्ता जुमर के लिए मांगे? जैसे हमारी हिम्मत हुई थी कि आपकी बेटी के भाई का रिश्ता निद्रत के लिए मांगने की। वो भी बड़े अब्बा थे, तहम्मुल और सुकून से जवाब दिया। वो मस्जिद दिल मिला गई। तब मुझे नहीं पता कि ऐसे निकलेगी। बच्चों को भी अपनी तरह का बना दिया, जुबान दराज। वो यतीम बच्चे हैं फरहाना, यतीमों को निडर बनाना चाहिए, वो बदतमीज़ नहीं है। बहरहाल हम निद्रत के भाई की तरफ रिश्ता नहीं देंगे। वो फजीला के बेटे में आखिर क्या बुराई है? उधर हाँ कर देते हैं। कब से वो जवाब मांग रहे हैं? फजीला भी तो निद्रत के रिश्तेदार है, उसका बेटा फारिस से अच्छा नहीं है? रहने भी दे, फजीला मेरे अम्मी की तरफ से भी रिश्तेदार लगती है। हाँ, वो मस्जिद बिगड़ गई। आप जुमर से पूछ लीजिए फरहाना, दोनों रिश्ते बता दीजिए जो उसका फैसला हो। खिलाफ मामूल बड़े अम्मी इस तजवीज़ पे खामोश हो गए। ठीक है, आप कुछ मत कहिएगा, मैं खुद जुमर से बात करूँगी। अगर उसने फारिस के लिए इनकार कर दिया तो फिर आप हम्माद के लिए इनकार नहीं करेंगे। बड़े अब्बा ने इस बात में सर हिला दिया। अलबत्ता मुतफ़िक्र मुतअस्सब थे क्योंकि उनकी खुद भी समझ में नहीं आ रहा था। जो फ़र्क सुबह पर चमकेगा तारा हम भी देखेंगे, जो फ़र्क सुबह पर चमकेगा तारा हम भी देखेंगे। वो शाम बहुत सुहानी उतर रही थी। सुमर ने वस्त कॉलोनी में कार रोकी और गर्दन मोड़कर हनीन को देखा। तुम्हें यकीन है तुम मेरे साथ आना चाहती हो? आज सुमर के 2 दिन का वक्त तमाम होता और वो तैयार थी, पॉजिटिव। वो गर्दन उखड़ा कर बोली, माथे पे कटे बाल छोड़कर बाकी फ्रेंच चुटी में बंधे थे और आने के पीछे झांकती आंखों में मल्ला का एतमाद था और मुस्कुराहट भी। ये लवंग अच्छी लग रही है आप पे। साथ ही उसने जल्दी से जबड़ा सीधा कर लिया। सुमर ने थैंक्स कहकर डैशबोर्ड से फुला हुआ खाकी लिफाफा उठाया, कार बंद की और बाहर निकल आई। घंटी बजाकर दोनों मुंतजर सी गेट पे खड़ी थी। सुमर हने से दराज कर थी, घुंघरियाले बाल जोड़े में बंधे और संजीदा चेहरा। वो लवंग वाकई अच्छी लग रही थी, पुरसुकून ठंडे तासुरात। हनील अलबत्ता पुरजोश थी। खरामा खरामा चलते हुए साहब गेट तक आए। जी, मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आई हूँ, जुमर यूसुफ, मिसेस यास्मीन से मिलना है। उन्होंने बाहर जाकर, किस सिलसिले में? अगर आप अगले 30 सेकेंड में मुझे इज्जत से अंदर न लेकर गए तो मैं कोर्ट ऑर्डर खाकी लिफाफा लहराया वापस जज के पास लेकर जाऊंगी और कहूंगी कि आपने कोर्ट का हुक्म मानने से इनकार कर दिया है। कल आपको जस्टिस सिद्दीकी के पास हाजिर होना पड़ेगा, तौहीन अदालतों के ज़मरे में। और आप दरवाज़ा खोल रहे हैं या मैं जाऊं? साहब की आंखें पूरी खुल गईं। अलबत्ता दरवाज़ा उन्होंने फिर भी कदरे तजब्जुब से खोला। अंदर बैठक नुमा ड्राइंग रूम में बैरून दरवाजे से ले आए। उन्होंने पायदान पर जूते उतारे थे। अंदर नरम कालीन था। सुमर ने पायदान को देखकर फिर अपने जूतों समेत चलती अंदर आई। टांग पे टांग रखकर सिंगल सोफे पे बैठी हनीन पे आने लगी। फिर निगाह ड्राइंग रूम की दीवार पे आला एकेडमिक
शील्ड पे पड़ी। उसने रुककर पायदान पे जूते उतारे और सुमर के करीब दूसरे सोफे पे आ टिकी। मेरे पास सिर्फ 15 मिनट है, मिसेस यास्मीन को बुलाइए। सुमर ने घड़ी देखते हुए सपाट अंदाज में साहब को मुखातिब किया। वो फौरन अंदर चले गए। मिसेस यास्मीन जल्दी उनके हमरा आई। सुमर को देखकर कुछ उलझी हुई इस्तकबालिया मुस्कुराहट के साथ सलाम किया और बैठते हुए हनीन पे नजर पड़ी जो उनकी आमद पे खड़ी हो गई तो चौंकी। दोबारा सुमर को देखा। ये मेरी भतीजी है। वो सर्द आंखों के साथ उनको देखते हुए बोली। मैडम ने अब किस तरह संजीदगी से हनीन को घूर कर देखा। अब घुटने मिलाकर बैठी थी, अलबत्ता गर्दन वैसी ही तनी हुई थी। आप किस सिलसिले में? मगर सुमन ने उनको सवाल पूरा नहीं करने दिया। वो साहब वापस आ रहे थे। उसने उनको पुकारा। आप किधर जा रहे हैं महमूद रहमान जावेद साहब? सारी बात आपके सामने होगी। वो मुतज़्ज़ब से वापस आ बैठी। बीवी को देखा। मुतशबा नजरों से सुमर को देख रही थी। पाकिस्तान पैनल को कोड पढ़ा है कभी आपने? जी। एक्सटॉर्शन एक जुर्म है। आर्टिकल 384 3 साल कैद या फिर जुर्माना या दोनों। ब्लैकमेल करना भी जुर्म है। आर्टिकल 387 7 साल कैद या जुर्माना या दोनों। इस वक्त आप ये दोनों कर रही हैं और बिल्कुल भी मुझे दरमियान में मत टोकिएगा, क्योंकि मेरी भतीजी के साथ ये दोनों जुराइम करने पे आप पे ये सजा वाजिब हो रही है। आप इसको फोर्स करें कि आपकी बेटी के लिए नोट्स बनाए, वरना आप इसे स्कूल से निकाल देंगी। और शायद आपने अपने शौहर को नहीं बताया। महमूद रहमान साहब अचंभे से बारी बारी दोनों को देखते। इस सरासर झूठ है। आप मेरे घर में आकर मुझ पे ही इल्जाम कैसे लगा सकती हैं? सुमर ने खाकी लिफाफा उठाया, कागज निकाले, श्रब से सामने रखे। महमूद साहब, आपने जिलियन में एक प्लॉट पे नाजायज कब्जा कर रखा है। मिसेस यास्मीन जो जब्त तेज में अभी कुछ बोलने का इरादा रखती थी, एकदम सन्नाटे में रह गई। महमूद साहब चौंकर से देखने लगे। आपके खिलाफ फैसला आया था, आपने फैसले पर स्टे ऑर्डर ले लिया था, और ये जो दूसरे कागजात है ये मैं कल अदालत में जमा करवाऊंगी, जिसके बाद आपका स्टे ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। आगे जो होगा आप जानते हैं। ये बच्ची झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो फिर से आलम तैश में आकर बोलने लगे। महमूद साहब एक के बाद दिगरे कागजात को देख रहे थे और रंगत उड़ती जा रही थी। क्या सबूत है इसके पास कि मैंने ऐसा कहा है? अपने हाथों को देखती हनी ने सर उठाया और आईफोन की शेयर स्क्रीन के सामने की। मैम, उस दिन की हमारे स्टाफ रूम की गुफ्तगू मैंने इसमें रिकॉर्ड कर ली थी। बड़े अदब से गुजारिश की। मैम को एकदम सांप सूंघ गया, बिल्कुल चुप हो गई। आप बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि हमें गुफ्तगू प्रिंसिपल साहबा को सुनाएं, राइट? सुमर ने सादगी से सवाल किया। वो दोनों खामोश थे। चाय तो नहीं पिलवाएंगे आप? अगला सवाल मज़ीद सादगी से पूछा। देखें, आपको गलत फहमी है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आइंदा अगले 5 मिनट उनको हाथ उठाकर समझाते रहे। मुआसरत यकीन दहानी। मिसेस यास्मीन बिल्कुल खामोश बैठी रही। गाड़ी में बैठकर दरवाज़ा बंद करके सुमर ने सोचती नजर से हनीन को देखा जो सीट बेल्ट बांध रही थी। ये फ़ोन तो तुम्हें कारदार साहब ने मैम से आखिरी गुफ्तगू के बाद नहीं दिया था? हनी ने शरारत से लब दबाई नजरें उठाए। फुप्पू, मेरी भी एक साइड ऐसी है जिसे आप नहीं जानती। वो हंस कर कार स्टार्ट करने लगी। वैसे आप मेरी प्रिंसिपल से भी तो बात कर सकती थी, है ना? इससे अभी ख्याल आया, मैंने मसला हल करने का वादा किया था, मिसेस यास्मीन को तुम्हारा दुश्मन बनाने का नहीं। हनीन के लब ओ में गोल हुए, फिर मुस्कुरा दी। थैंक्स। तुम्हारी फारिस मामू का आज शाम तुम्हारी तरफ आना होगा। वो उमूमन वीकेंड पे ज़रूर आते हैं ना। मुझे उनसे कुछ बात करनी थी, इसीलिए सोचा मुलाकात हो जाए तो अच्छा है। हनी ने बुरी तरह चौंकर उससे देखा। वो पुरसुकून से ट्राई कर रही थी। वो शाम में आएंगे, कहा तो था। अब थोड़ा सा घर चलकर वेट कर लेंगी ना? श्योर। हनी सामने उन्हें स्क्रीन के पास देखने लगी, उंगलियां भी मरोड़ती रही। फिर जरा की तरह सुमर को देखा। यहाँ रोक दे, पुदीना ले लूँ मैं? पुदीना क्यों? वो मार्केट के करीब कार ले गई। जब चटनी बनाऊंगी तो अम्मी को लाजमी पकोड़े बनाने पड़ेंगे, समझा करे ना? वो सब्जी की दुकान की तरफ आई और जरा ओट में खड़ी होके दूर पार्किंग में मौजूद सुमर उसको न देख पाए। जल्दी से मोबाइल पे जिसमें अम्मी की सिमती कॉल मिलाई। मामू, आप इसी वक्त हमारे घर आ सकते हैं? नहीं, वो मसरूफ था। हनी ने फ़ोन कान से हटाकर उसे घूरा। अम्मी पकोड़े बना रही हैं, मैं डाइटिंग पे हूँ। उफ़ो, फुप्पू आई हुई हैं, उनको कोई ज़रूरी बात करनी है। आपने नहीं आना तो ना आए, मैं कह देती हूँ कि वो आपसे फ़ोन पे ही बात कर लें। वो जल कर बोली। उम्मीद है कि अब वो फ़ौरन हामी भर लेगा, मगर
श्योर, उनके पास मेरा नंबर है, अब मैं काम कर लूँ? नहीं नहीं, एक मिनट रुकिए, वो घबरा कर बोली। मैंने पप्पू से कहा है कि उनका पैगाम दे चुकी हूँ और आपने हामी भर लिए। अब मुझे झूठा साबित करना है तो मर्जी है, बाय। जल्दी से फ़ोन बंद कर दिया और सब्जी वाले को पैसे देने लगी। हाँ, जुर्म वफा दे के किस किस पे है साबित। हाँ, जुर्म वफा दे के किस किस पे है साबित। वो सारे खताकार सरदार खड़े हैं। शेरी ने दरवाज़ा खटखटाया, फिर धकेल दिया। शेरू कौच पे आड़ा तिरछा लेटा था, निगाहें फेर कर बिगड़े तासरात के साथ उससे देखा जो चौखट पे खड़ी थी। बाप कट सुनहरे बाल चोंच की तरह दोनों अतराफ में आगे को आते, आंखों में हमदर्दी थी। मुझे अफसोस है जो तुम्हारे साथ हुआ, बहुत शुक्रिया। उसने तलके से कहकर चेहरा फेर लिया, फिर चौंक कर वापस देखा। भाई को तो नहीं पता? मैं बिल्कुल भी उन लोगों में से नहीं हूँ जो किसी की पुष्ट पे उसकी शिकायत लगा दे। मिसेस कारदार ने बता दिया होता तो अलग बात है। ऐसे वो उंगलियां बालों में ऊपर से नीचे लाते हुए सोच कर कहने लगी, उनको एकदम कैसे पता चल गया कि ड्रग्स तुम्हारे कमरे ही नहीं होंगी? लो, मम्मी के लिए चेहरे पढ़ना क्या मुश्किल है? तुम्हारा चेहरा तो आधे साथ ही पढ़ चुके थे कई दफ़ा। मैं तो सोच कर हैरान हो कि वो ठीक बैठी थी स्टडी में, फिर अचानक कैसा इरादा बदल दिया? तुम्हारे दोस्त की जाति, उनको क्या हो गया? नौशेरवा ने चौंक कर उससे देखा। सदी की जाति? हाँ, वही तुम्हारा दोस्त काफ़ी देर बैठा रहा मम्मी के साथ। अच्छी गपशप है इसकी तुम्हारी मम्मी से, वहाँ भी इसका जिक्र होता रहता है। मम्मी का तो आने का प्रोग्राम भी नहीं था। ये तो हम शाम की चाय पी रहे थे जब मम्मी को कोई मैसेज आया, शायद उसी का था, तो उन्होंने फ़ौरन आने का प्लान बना लिया। शायद कोई ज़रूरी बात होगी जिससे मम्मी को मतला करना ज़रूरी होगा। बहुत समझने वाले अंदाज में सिर हिलाती वापस पलटी, फिर जरा सी गर्दन मोड़कर उससे देखा, आगे सुकेड़ कर काफ़ी हमदर्दी से। शेरू, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपने जैसे से दोस्ती करनी चाहिए? कहाँ तुम कहाँ हो? और बाहर चली गई। नौशेरवा उलझा उलझा सा उसे जाते देखता रहा, फिर एकदम उठा। शहरी ने किचन से झांक कर देखा, मम्मी के कमरे की तरफ जा रहा था। वो पुरसुकून सा मुस्कुरा दी। शेरू के दोस्त का दाखिला तो इस घर में बंद हुआ कि हुआ। नौशेरवा अंदर आया। जौहरात बाथरूम में थी, मोबाइल बेड साइड पे पड़ा था। उसने एहतियात से बाथरूम के दरवाजे को देखते ही मोबाइल उठाया और पैगामात खोले। शादी के नाम से अक्कात का पैगाम था। वो सर झटकता फ़ोन रखने लगा, फिर किसी ख्याल के तहत रुका। बाथरूम का दरवाज़ा अब भी बंद था। वो फ़ोन हाथ में ले चमकती स्क्रीन पे चंद बटन और दबाने लगा। जीमेल खोली। जौहरात की मेल सामने थी। जरा सा सफ़ा ऊपर किया और ये रहा शादी की मेल्स का थ्रेड। ऊपर नीचे तमाम गुफ्तगू, गोया मुकालिमा था। शेरू क्या कर रहा है आजकल? ड्रग्स तो नहीं ले रहा? किससे दोस्ती है? ड्रग्स तो नहीं ले रहा? पढ़ाई कैसी जा रही है? ड्रग्स तो नहीं ले रहा? जवाहरात के तवील सवाल और शादी के मुख्तसर जवाब, मगर जवाब बहरहाल जवाब होते। जैसे जैसे पुराने पैगाम खुलते गए उसका सारा खून सिमट कर चेहरे पर आता गया। लब भीज गई। वो तौलिए से बाल थपथपाती बाहर निकली तो ठिठक कर रहेगी। शेरू का लाल बबू का चेहरा मोबाइल की लाइट में दहक रहा था। वो तौलिया फेंक कर करीब आई, नरमी से उससे पुकारा, क्या देख रही हो? उसने शोला भर निगाहें उठाई, स्क्रीन सामने लहराई। जवाहरात ने स्क्रीन को नहीं देखा, वो बेचैनी से उसका चेहरा देख रही थी। वो मेरी जासूसी करता था आपके लिए? शेरू, तुम दोबारा ड्रग्स नहीं लोगे, तुमने मुझसे वादा किया था। उसने शेरू का बाजू थामा। नहीं लूँगा, नहीं लूँगा, कितनी दफ़ा बताऊँ, मगर उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। मोबाइल बेड पे फेंका और बाजू गुस्से से छुड़ाता बाहर निकल गया। जवाहरात ने फौरन फ़ोन उठाया और शादी का नंबर निकाला। कॉल बटन पे हाथ रखा, फिर रुक गई। वो ड्रग्स नहीं लेगा, ये तसल्ली थी तो दोस्तों के आपस के मामले में उसे पढ़ने की क्या ज़रूरत थी? शान सिरा उचका कर उसने फ़ोन परे डाल दिया।